नमस्कार, मैं प्रिया। स्वागत है आपका हिंदी अध्ययन विद प्रिया चैनल पे। इसके पहले के वीडियो में हमने सरस्वती गोविंद पांडे जी का जो पुस्तक है, उससे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को पढ़ा था। इसके अलावा हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग कैसे होता आया है, इसके बारे में पढ़े। आज हम हिंदी की बोलियों के क्षेत्र, लिपि और देवनागरी लिपि की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिंदी की उपभाषाएं तथा बोलियां हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम 3 तरह के अपभ्रंश देखने वाले हैं। कौन कौन से? स्वर सेनी, अर्धमागधी और मागधी। अब स्वर सेनी अपभ्रंश के अंतर्गत जो उपभाषा आती है वो है राजस्थानी हिंदी, जो ट वर्ग बहुला है। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां आती है वो है मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी, और जयपुरी को ही ढूंढानी भी कहा जाता है। आगे देखेंगे मारवाड़ी बोली, इसका व्यवहार किन किन क्षेत्रों में होता है ये हम देखेंगे। तो जोधपुर, अजमेर, मेवाड़, सिरोही, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, चूरू, नागौर, पाली, जालौर, बाड़मेर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के पूर्वी भाग में इसका प्रयोग होता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जोधपुर, अजमेर, मेवाड़, सिरोही, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, चूरू, नागौर, पाली, जालौर, बाड़मेर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के पूर्वी भाग में मारवाड़ी बोली का व्यवहार किया जाता है। आगे देखेंगे मालवी। तो मालवी का व्यवहार जो है वो उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद, प्रतापगढ़, गुना, नीमच और टोंक जैसे क्षेत्र में होता है। मेवाती बोली को किस क्षेत्र में व्यवहार में लाया जाता है? तो अलवर है, गुड़गांव है और भरतपुर है। वहीं जयपुरी को देखते हैं तो जयपुरी इनका जो क्षेत्र है वो है कोटा, बूंदी, बारन और झालावाड़। आगे हम चलेंगे। आगे स्वर सेनी अपभ्रंश के अंतर्गत ही पहाड़ी हिंदी आती है। तो पहाड़ी हिंदी की जो बोलियां हैं वो है कुमाऊनी और गढ़वाली। कुमाऊनी किस क्षेत्र में व्यवहार में लाया जाता है? नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में। और गढ़वाली जो है वो किस क्षेत्र में व्यवहार में लाया जाता है? तो गढ़वाल है, टिहरी है, चमोली है और उत्तरकाशी के आसपास के क्षेत्र में गढ़वाली का व्यवहार होता है। आगे चलेंगे हम। तो सौर सेनी अपभ्रंश, और सौर सेनी अपभ्रंश के अंदर जो उपभाषा आती है पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां आती है वो है ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, कौरवी जिसे हम खड़ी बोली के नाम से जानते हैं, और हरियाणवी और दक्षिणी हिंदी। इनमें भी जो ब्रज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली है उनको ओकार बहुला कहा जाता है, और कौरवी, हरियाणवी और दक्षिणी हिंदी को आकार बहुला कहा जाता है। अब ब्रज भाषा का व्यवहार किन क्षेत्रों में होता है? तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत इसका व्यवहार मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, बदायूं और बरेली में होता है। वहीं मध्य प्रदेश के अंदर देखते हैं तो मध्य प्रदेश ग्वालियर के पश्चिमी भाग में इसका उपयोग किया जाता है। राजस्थान में भरतपुर, करौली, धौलपुर और जयपुर का पूर्वी भाग, इन क्षेत्रों में ब्रजभाषा बोली का व्यवहार किया जाता है। आगे कन्नौजी। तो कन्नौजी के जो क्षेत्र है वो है फर्रुखाबाद, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत, इटावा और शाहजहांपुर। बुंदेली बोली की जो क्षेत्र है वो है झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, छतरपुर, सागर, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा, नरसिंहपुर, सिवनी और होशंगाबाद। आगे हम आकार बहुला बोलियों को देखेंगे जिसमें कौरवी, हरियाणवी और दक्षिणी हिंदी आती है। तो कौरवी किन क्षेत्रों में व्यवहार में लाया जाता है? कुरुक्षेत्र में, दिल्ली, आगरा, मेरठ, पानीपत, अंबाला आदि, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, देहरादून, मुजफ्फरनगर, पटियाला के पूर्वी भाग में कौरवी खड़ी बोली का व्यवहार किया जाता है। आगे हरियाणवी बोली को देखेंगे। तो हरियाणवी के जो क्षेत्र है वो है दिल्ली, कुरुक्षेत्र, करनाल, जिंद, और यहाँ पे देख सकते हैं हिसार, रोहतक, नाभा और पटियाला। ये हिसार को पूछा भी था कि हिसार क्षेत्र में मतलब हरियाणवी बोली का व्यवहार
किन क्षेत्रों में किया जाता है, जिसमें हिसार भी ऑप्शन में था। आगे दक्षिणी हिंदी का प्रमुख स्थान जो है वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व महाराष्ट्र है और उनके भी अंतर्गत अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार और मुंबई आदि क्षेत्रों में दक्षिणी हिंदी का व्यवहार किया जाता है। आगे हम चलेंगे। आगे अर्धमागधी अपभ्रंश को देखेंगे। तो अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत जो उपभाषा है पूर्वी हिंदी, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोलियां आती है वो है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है और पूर्वी हिंदी जो है वो अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अवधी भाषा के कौन कौन से क्षेत्र हैं वो हम देखेंगे। अयोध्या, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़ और बाराबंकी। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अवधी बोली के क्षेत्र अयोध्या, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़ और बाराबंकी। आगे बघेली बोली है, इनका व्यवहार मध्य प्रदेश के अंदर दमोह, जबलपुर, रीवा, मुंडला और बालाघाट में किया जाता है। वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर आदि जिलों के कुछ भागों में इसका व्यवहार किया जाता है। आगे छत्तीसगढ़ी बोली है, तो छत्तीसगढ़ी बोली का जो प्रयोग है वो सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, नंदगांव, कांकेर, रायपुर, खैरागढ़ और कोरिया जैसे क्षेत्रों में किया जाता है। आगे चलते हैं। आगे मागधी अपभ्रंश है। मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत जो उपभाषा आती है वो है बिहारी हिंदी और बिहारी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां आती है वो है भोजपुरी, मगही और मैथिली। तो भोजपुरी का जो व्यवहार किया जाता है वो किन किन क्षेत्रों में किया जाता है, तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत हम देखते हैं वाराणसी, गाजीपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, महाराजगंज, मऊ, चंदौली, संत कबीर नगर, सोनभद्र, कुशीनगर, जौनपुर, मिर्जापुर और बस्ती जिले का पूर्वी भाग में भोजपुरी बोली का व्यवहार किया जाता है। वहीं बिहार के अंतर्गत छपरा, सिवान, गोपालगंज, भोजपुर, भभुआ, रोहतास, सासाराम, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में भोजपुरी बोली का व्यवहार किया जाता है और झारखंड के अंतर्गत रांची और पलामू में भोजपुरी बोली का व्यवहार किया जाता है। आगे मगही बोली को देखेंगे, तो मगही जो है वो बिहार में पटना, गया, मुंगेर, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, जमुई, शेखपुरा, औरंगाबाद, लखीसराय और भागलपुर जैसे क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है और झारखंड में पलामू और हजारीबाग में। आगे मैथिली बोली है, तो मैथिली बोली का पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरनगर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया, उत्तरी संथाल परगना, मालदह, दिनाजपुर, तिरहुत सब डिवीजन के सीमा के आसपास नेपाल की तराई में इसका व्यवहार किया जाता है। तो हमने 3 अपभ्रंश देखे, सौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो उपभाषाएं आती थी, उपभाषाओं के अंदर जो बोलियां आती थी और बोलियों का व्यवहार किन किन क्षेत्रों में किया जाता था ये हमने देखा। आगे चलेंगे। आगे हिंदी की प्रमुख बोलियों का उच्चारणगत वर्गीकरण यहाँ पे दिया गया है कि इनकी उच्चारणगत क्या विशिष्टताएं हैं और उसके अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है। उच्चारणगत विशिष्टता में हम देखेंगे कि ओकार बहुला है। ओकार बहुला कौन कौन सी बोली है? ब्रज भाषा है, बुंदेली है, कन्नौजी है, मारवाड़ी है, कुमाऊनी है, गढ़वाली है और मालवी है। ये ओकार बहुला बोलियां हैं। कौन कौन से हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली और मालवी। आगे आकार बहुला जो बोलियां हैं वो है कौरवी और दक्षिणी। वही उदासीन आकार बहुला जो है वो अवधी और बघेली है और इकार बहुला जो बोली है वो भोजपुरी है। आगे के पेज पे चलते हैं।
डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत दो अन्य बोलियों ताजुबेकी तथा निमाड़ी को भी स्वीकार किया है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत रखा है कौन कौन सी बोलियां, ताजुबेकी और निमाड़ी को किन्होंने, भोलानाथ तिवारी ने। ठीक है, आगे देखते हैं हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियों के अन्य नाम एवं उसकी उपबोलियां। ठीक है, तो बोली है, बोली का अन्य नाम दिए गए हैं और उनकी क्या उपबोलियां हैं। ठीक है, ये दी गई है। ठीक है, तो हम देखते हैं एक एक करके। पहले हरियाणी, तो हम पहले बोलियों का अन्य नाम देखेंगे। हरियाणी का जो है वो अन्य नाम बांगरू और देशवाली है। वहीं ब्रज भाषा का अन्य नाम अंतर्वेदी है। बुंदेली बुंदेलखंडी है। अवधी के लिए कौसली और बेसवाड़ी जो है वो अवधि के संदर्भ में ही इन शब्दों का इस्तेमाल होता है। कौरवी के लिए खड़ी बोली और छत्तीसगढ़ी का अन्य नाम खलटाही और लरिया है। बघेली का अन्य नाम रिवाई है। डिंगल का भाट भाषा और पिंगल का नाग भाषा। अब हरियाणवी के अंतर्गत जो उपबोलियां आती है वह है जाटू और चमरवा। ब्रज भाषा के अंतर्गत जो अन्य उपबोलियां आती है वो है भुक्सा, जादोवाटी और डांगी। बुंदेली के अंतर्गत जो उपबोलियां आती है वो है पावरी, बनाफरी, लोधांथी और निभट्ठा। अवधी के अंतर्गत जो उपबोलियां आती है वो है जोलहा, गहोरा और जुडर। बघेली के अंतर्गत जो उपबोलियां आती है वो है निबट्ठा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बुंदेली के अंतर्गत जो बोलियां आती है एक में निभट्ठा दिया हुआ है और बघेली के अंतर्गत जो आते हैं उसमें निबट्ठा दिया हुआ है। सिर्फ भ और ब का ही अंतर है, इसको ध्यान से देखिएगा। आगे चलते हैं। हिंदी की प्रमुख बोलियों के नामकरण करता, तो बोली यहाँ दिया हुआ है और बगल में नामकरण करता दिया हुआ है कि किन बोलियों का नामकरण किन्होंने किया है। ठीक है, तो कौरवी जिसे खड़ी बोली भी बोलते हैं, तो कौरवी का जो नामकरण करता है वो राहुल सांकृत्यायन है। ब्रज बोली के हैं वो ईश्वर चंद्र गुप्त हैं। राजस्थानी भाषा के ग्रियर्सन है। डिंगल के बांकीदास है। बिहारी के ग्रियर्सन है। भोजपुरी के रेमंड है और मैथिली भाषा के नामकरणकर्ता कौन है, कोलब्रुक है। तो ग्रियर्सन यहाँ पे दो भाषाओं में दिए गए हैं नामकरणकर्ता के रूप में, एक राजस्थानी भाषा और एक बिहारी भाषा। ठीक है, इसके अलावा कौरवी के नामकरणकर्ता राहुल सांकृत्यायन, ब्रजबुल्ली के ईश्वर चंद्र गुप्त, डिंगल का बांकीदास, भोजपुरी के रेमंड और मैथिली के कोलब्रुक। आगे चलते हैं। हिंदी की 4 महत्वपूर्ण बोलियों की प्रमुख विशेषताएं यहाँ पे प्रस्तुत की गई है, जिसे मैंने शॉर्ट में दिखाया है। ब्रजभाषा, अवधी, कौरवी और भोजपुरी। तो ब्रज भाषा की क्या विशेषताएं हैं, अवधी की क्या विशेषताएं हैं, कौरवी की क्या है और भोजपुरी की क्या विशेषताएं हैं, ये यहाँ पे शॉर्ट में दिया गया है। तो एक एक करके हम देखते हैं। ब्रज भाषा जो है वो सौरसेनी अपभ्रंश से निकली हुई है। वहीं पे जो अवधी है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली हुई बोली है। कौरवी जो है वो सौरसेनी अपभ्रंश से निकली हुई है और भोजपुरी जो है वो मागधी से निकली हुई है, ये हम पीछे देख के आए हैं। इसके अलावा सौरसेनी अपभ्रंश की जो उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, उसी से ब्रज भाषा निकला हुआ है। ठीक है, ब्रज भाषा उसके ही अंतर्गत, मतलब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली में ही ब्रज भाषा आता है। और अवधी जो है वो अर्धमागधी अपभ्रंश की पूर्वी हिंदी उपभाषा से निकली हुई है। और कौरवी जो है वो सौरसेनी अपभ्रंश की पश्चिमी हिंदी उपभाषा से निकली हुई बोली है। वहीं पे भोजपुरी जो है वो मागधी अपभ्रंश की बिहारी हिंदी उपभाषा से निकली हुई बोली है। और ब्रज भाषा जो है वो ओकार बहुला है। अवधी आकार बहुला है, यहाँ पे ये आकार बहुला है। कौरवी जो है वो आकार बहुला है और भोजपुरी जो है इकार बहुला है, ये हम पीछे देख के आए हैं। आगे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ब्रज भाषा में य और व यथावत रहते हैं और अवधी में य और व के बदले ज उ हो जाता है। मतलब जो ब्रज भाषा में य और व है वो अवधी में जाकर ज और उ हो जाता है। ठीक है, और भोजपुरी में जो ण ध्वनि है वो नहीं है। ठीक है, कौन सी ण ध्वनि, ट ठ ड ढ ण वाली। ठीक है, वो ध्वनि भोजपुरी में नहीं होती है। आगे देखेंगे
कि ए और औ जो है वो मूल स्वर है किसमें, ब्रज भाषा में, और अवधि में आकर ए और औ जो है बदल जाता है, वो हो जाता है ऐ और औ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे हम लिपि देखेंगे। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे वर्ण कहलाते हैं, पर जिस रूप में वे लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। तो जो ध्वनि हमारे मुख से उच्चरित होते हैं उनके लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वो वर्ण कहलाते हैं, और उन वर्णों का लिखने का जो तरीका है, जिस रूप में वे लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। आगे देखेंगे कि लिपि विकास की मुख्यतः यहाँ पे अवस्थाएं दी गई है। सबसे पहले है चित्र लिपि, फिर है प्रतीक लिपि, फिर है भाव लिपि, उसके बाद ध्वनि लिपि। सबसे पहले चित्र लिपि, प्रतीक लिपि, भाव लिपि और ध्वनि लिपि। इसके आगे ये देखेंगे कि भारत की सारी लिपियां जो है इसमें अक्षरात्मक है, और रोमन लिपि जो है वो वर्णनात्मक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में प्राचीन समय में 3 लिपियां प्रचलित थी। कौन कौन सी? सिंधु घाटी लिपि, खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि। आगे सिंधु घाटी लिपि के प्राचीनतम नमूने सिंधु घाटी में मांटगोमरी जिले के हड़प्पा तथा सिंध के लरकाना जिले के मोहनजोदड़ो में प्राप्त शिलाओं पर मिले हैं। ये सिंधु घाटी लिपि के प्राचीनतम नमूने कहाँ मिलते हैं? ये दिए गए हैं कि मांटगोमरी जिला के हड़प्पा तथा सिंध के लरकाना जिले के मोहनजोदड़ो में जो प्राप्त शिला है, शिलाओं पे ये मिले हैं। ठीक है, सिंधु घाटी लिपि के प्राचीनतम नमूने। आगे डिरिंजर महोदय ने सिंधु घाटी लिपि को ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट कहा है। ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट का क्या अर्थ है? भाव ध्वनि मूलक लिपि। ठीक है, आगे खरोष्ठी लिपि का प्राचीनतम नमूना पश्चिमोत्तर भारत के शाहबाजगढ़ी पंजाब का यूसुफजई जिला और मानसेरा पंजाब का हजारा जिला में अशोक के अभिलेखों में प्राप्त हुआ है। ये खरोष्ठी लिपि का प्राचीनतम नमूना दिया हुआ है कि कहाँ पे? ये मुख्यतः पंजाब में यूसुफजई जिला और हजारा जिला में अशोक के अभिलेखों में प्राप्त हुआ है। आगे यहाँ खरोष्ठी लिपि की विशेषताएं दी गई है कि खरोष्ठी लिपि जो है वो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। देवनागरी लिपि जो है वो बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। ठीक है, उस तरह खरोष्ठी लिपि जो है वो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। इसमें 37 वर्ण, 5 स्वर, 11 व्यंजन होते हैं, और इसमें संयुक्ताक्षरों का सर्वथा अभाव होता है। आगे चलेंगे। ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम नमूने बस्ती जिले में प्राप्त पिपराला के स्तूप में तथा अजमेर जिले के वडली गांव के शिलालेख में मिलते हैं। ये ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम नमूने दिए हुए हैं कि बस्ती जिले यानी उत्तर प्रदेश का बात हो रहा है, बस्ती जिले में प्राप्त पिपराला के स्तूप में और अजमेर जिले के वडली गांव के शिलालेख में मिलते हैं। आगे अजमेर जो है राजस्थान में है, अजमेर जो है राजस्थान में है ना? तो ये बस्ती जिला जो है वो उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश में बस्ती जिला और अजमेर जिला राजस्थान का। ठीक है, यहाँ पे दिया ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम नमूने यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति को लेकर मुख्यतः 2 मत प्रचलित हैं कि यह एक भारतीय लिपि है और एक मत ये है कि यह विदेशी लिपि है। प्रोफेसर बुलर के अनुसार ब्राह्मी लिपि में 41 अक्षर थे, जिसमें 9 स्वर और 32 व्यंजन है। ठीक है, यहाँ ब्राह्मी लिपि में कितनी ध्वनियां थी? तो 41 थी, यानी 41 अक्षर थे, और जिसमें 9 स्वर और 32 व्यंजन थे। किनके अनुसार? प्रोफेसर बुलर के अनुसार। आगे चलते हैं। ब्राह्मी लिपि का विकास यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि की 2 शैली विकसित होती है, दक्षिणी शैली और उत्तरी शैली। मुख्य तौर पे हमें उत्तरी शैली को ही पढ़ना है, क्योंकि उत्तरी शैली से ही देवनागरी लिपि का विकास होता है। लेकिन दक्षिणी शैली को भी हम एक बार देखते हुए चलेंगे कि दक्षिणी शैली से किन किन लिपियों का विकास हुआ है। तो तेलुगु, तमिल, कन्नड़, इन लिपियों का विकास दक्षिणी शैली से हुआ है। वहीं उत्तरी शैली से गुप्त लिपि बना है। गुप्त लिपि का जो समय है वो है 4वीं 5वीं सदी। गुप्त लिपि से
विकास हुआ सिद्ध मातृका या कुटिल लिपि का, इसका समय 6ठी सदी है, ठीक है। और सिद्ध मातृका से देवनागरी लिपि और शारदा लिपि का विकास होता है। देवनागरी लिपि का जो समय है वो 9वीं सदी है और शारदा लिपि का जो समय है वो 10वीं सदी है। एक बार फिर से देखते हैं, उत्तरी शैली, ब्राह्मी के उत्तरी शैली से गुप्त लिपि, इसका समय 4ठी-5वीं सदी। गुप्त लिपि के बाद सिद्ध मातृका या कुटिल लिपि, इसका समय है 6ठी सदी। और सिद्ध मातृका से ही देवनागरी लिपि का विकास होता है, ठीक है, इसका समय है 9वीं सदी। आगे देखते हैं कि सिद्ध मातृका लिपि को डॉक्टर बुलर ने न्यून कोणीय लिपि नाम दिया है। यही लिपि कालांतर में कुटिल लिपि नाम से प्रसिद्ध हुई। तो कुटिल लिपि का ही जो पहले नाम था वो क्या था, सिद्ध मातृका लिपि था, ठीक है। और डॉक्टर बुलर ने इनको न्यून कोणीय लिपि नाम दिया है। सन 588 से 89 ईस्वी का बोध गया का अभिलेख जो है वो सिद्ध मातृका लिपि में ही है। कितना समय दिया हुआ है, 588 से 89 ईस्वी का बोध गया का अभिलेख जो है वो सिद्ध मातृका लिपि में ही है, ये दिया गया है। आगे चलते हैं, देवनागरी लिपि, ब्राह्मी की उत्तरी शैली से 4ठी-5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा गुप्त लिपि से 6ठी सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई और इसी कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास होता है, जिसे प्राचीन नागरी कहते हैं। आगे देवनागरी लिपि के नाम के विषय में अनेक मत दिए गए हैं कि देवनागरी लिपि का नामकरण कैसे हुआ है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार है, उसमें वर्णित नाग लिपि से नागरी नामकरण हुआ, ऐसा माना जाता है, ठीक है। दूसरा नंबर जो मत है वो ये है कि नगरों में प्रचलित होने से इसका नाम देवनागरी नाम पड़ा, और पाटलिपुत्र को नागर और चंद्रगुप्त को देव कहने के कारण देवनागरी नामकरण किया गया। ये देखिए कि पाटलिपुत्र को नागर बोला गया और चंद्रगुप्त वहां के राजा थे तो उनको देव बोला गया, इसी कारण जो इसका नाम है वो देवनागरी पड़ा, ऐसा मत है। आगे श्री आर श्याम शास्त्री के अनुसार, यानी राधे श्याम शास्त्री के अनुसार, उन्होंने ये कहा कि देवताओं की प्रतिमाओं के बनने के पूर्व उनकी उपासना सांकेतिक चिन्हों द्वारा होती थी। मतलब पहले जब देवताओं की प्रतिमा हमारे सामने नहीं थे तो हम उनकी उपासना सांकेतिक चिन्हों द्वारा करते थे, जो कई प्रकार के त्रिकोण आदि यंत्रों के मध्य में लिखे जाते थे। वे यंत्र देवनागर कहलाते थे और उनके मध्य लिखे जाने वाले अनेक प्रकार के सांकेतिक चिन्ह वर्ण माने जाने लगे, इसी से उनका नाम देवनागरी हुआ। ये किनका मत है, श्री आर श्याम शास्त्री के अनुसार ये बोला गया है, ठीक है। आगे चलेंगे तो आगे हम देखेंगे गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर इसका नाम जो है वो नागरी पड़ा, और धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार मध्य युग के स्थापत्य की एक शैली का नाम नागर होने से इसका नाम नागरी पड़ा है, ठीक है। तो स्थापत्य का यहाँ पे क्या मतलब है, एक मिनट, स्थापत्य का यहाँ पे क्या मतलब है, तो स्थापत्य जो है वो चतुर्भुजी आकृति की होती थी, और जैसे हम हिंदी में प म भ ये ऐसा लिखते हैं, ये इनकी आकृतियां क्या है, ये चतुर्भुजी है, ठीक है। तो स्थापत्य का यहाँ पे यही मतलब है। इसके अलावा एक मत और है कि देवनगर मतलब काशी में, काशी को देवनगर कहा जाता है, तो काशी में इस लिपि का बहुत अधिक प्रचार प्रसार था, इसके कारण इसका नाम जो है वो देवनागरी पड़ा, ठीक है। और जितने भी मत दिए गए हैं यहाँ पे देवनागरी लिपि के नामकरण के बारे में जितने भी मत हैं, तो उसमें सभी जो मत हैं वो उनको संदिग्ध ही माना गया, क्योंकि कोई साकार मत इनके विषय में नहीं दिया गया है, ठीक है। आगे देखेंगे कि देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट 7वीं-8वीं सदी ईस्वी के एक शिलालेख में हुआ है। तो ये देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग दिया गया है, कहाँ पे हुआ है, गुजरात के राजा जयभट्ट, इनका टाइम था 7वीं-8वीं सदी, और इन्हीं के टाइम में एक शिलालेख में हुआ है, ठीक है। आगे देवनागरी लिपि की विशेषताएं दी गई है। तो देवनागरी लिपि जो है वो अक्षरिक है, जैसा कि हम पीछे देखते आए हैं कि भारत की जो सभी लिपियां वो अक्षरिक है, सिर्फ रोमन ही वर्णात्मक है, ठीक है, और अक्षरात्मक है, वर्णात्मक है, ऐसा पीछे दिया हुआ था।
देवनागरी में एक वर्ण के लिए ध्वनि है, अर्थात प्रत्येक अक्षर उच्चारित होते हैं। मतलब कोई भी अक्षर हम लिखें हिंदी में यानी देवनागरी में, तो उसके लिए उच्चारण जो है वो अलग अलग है। ठीक है, ये इसका मतलब यहाँ पे ये है। देवनागरी की वर्णमाला का वर्ण क्रम वैज्ञानिक है। इसके अलावा यहाँ पे दिया गया है कि देवनागरी लिपि के सुधार के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने सन 1904 ईस्वी में अपने पत्र केसरी के लिए 1926 टाइपों की छटाई की और उनमें से 90 टाइपों का एक फांट बनाया, जिसे तिलक फांट भी कहते हैं। और यही मतलब इन्हीं से देवनागरी लिपि का सुधार का आरंभ माना जाता है। आगे देखते हैं। सर्वप्रथम महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं ने अ की 12 खंडी तैयार की तथा महात्मा गांधी के हरिजन सेवक में इसका प्रयोग हुआ। तो ये भी सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में अक्सर कि अ की 12 खंडी किसने तैयार की थी, तो सावरकर बंधुओं ने की थी। और किन्होंने इसका प्रयोग किया था, महात्मा गांधी ने किया था और हरिजन सेवक में किया था। आगे सर्वप्रथम डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमा अक्षर जो अंगा है, इया है, न है और म के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग का प्रस्ताव रखा था। आगे गोरखनाथ ने मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिने तरफ लिखने का प्रस्ताव रखा था। श्रीनिवास दास ने सुझाव दिया कि महाप्राण वर्णों के बदले अल्प प्राण वर्णों के नीचे कोई चिन्ह लगा दिया जाए, जिससे वर्णों की संख्या में कमी आएगी। तो महाप्राण कौन कौन से होते हैं, जैसे क ख ग घ अंग लिखते हैं, जिसमें जो 2 और 4th के स्थान पे आते हैं वो महाप्राण है। ठीक है, और बाकी के जो 1, 3, 5 ऐसे पे आते हैं तो अल्प प्राण है वो। तो अल्प प्राण के नीचे ही हम ऐसा सा चिन्ह बना देंगे जो महाप्राण को व्यक्त करेगा। ठीक है, ये इनका कहना था, श्रीनिवास दास का। आगे हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर के 24वें अधिवेशन में सन 1935 ईस्वी में महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया था। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन के कितने 24वें अधिवेशन में, कहाँ पे, इंदौर में, और कब, 1935 ईस्वी में। इसके सभापति कौन थे, महात्मा गांधी थे, और समिति का क्या नाम था, नागरी लिपि सुधार समिति। ठीक है, आगे नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे, काका कालेलकर थे। ये भी एग्जाम में पूछा गया था। और सम्मेलन में कुल 14 सुझावों को स्वीकार किया गया था। आगे चलते हैं। नागरी प्रचारणी सभा ने सन 1945 ईस्वी में नागरी लिपि सुधार हेतु एक समिति का गठन किया था। तो नागरी प्रचारणी सभा ने किया था 1945 में, ये ध्यान रखिएगा। नागरी लिपि सुधार हेतु एक समिति का गठन किया था। ठीक है, इसके पहले 1941 ईस्वी में, मतलब ये कोई लिपि सुधार से संबंधित कोई समिति नहीं था, लेकिन 5 अक्टूबर 1941 को हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में एक बैठक आयोजित हुआ था, जिसमें देवनागरी लिपि में सुधार के लिए कुछ सुझाव दिए गए थे, जैसे छोटी ई की मात्रा के संबंध में, मात्राओं का क्रम के संबंध में। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि 1945 से पहले भी 1941 में एक बैठक आयोजित की गई थी देवनागरी लिपि सुधार हेतु कुछ सुझाव देने के लिए। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 जुलाई 1947 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में नागरी लिपि सुधार समिति का निर्माण किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था। इसके अध्यक्ष कौन थे, नरेंद्र देव थे। और इनका समय जो है वो 1947, 31 जुलाई 1947। आगे इस समिति की कुल 9 बैठकें हुई और समिति ने 25 मई 1949 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो 9 बैठकें भी आप याद रखिएगा, और 1949 यानी कि लगभग 2 साल बाद अपनी रिपोर्ट इस समिति ने प्रस्तुत किया था। आगे नरेंद्र देव समिति की रिपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 28-29 नवंबर सन 1953 में नागरी लिपि सुधार संबंधी सुझावों पर विचार करने के लिए लखनऊ में लिपि सुधार परिषद का गठन किया और विभिन्न राज्यों के मंत्रियों और विद्वानों को परिषद में आमंत्रित किया।
तो इसका उद्देश्य क्या था कि नागरी लिपि सुधार संबंधी सुझावों पर विचार करने के लिए, मतलब कौन से समिति का, तो नरेंद्र देव समिति की जो रिपोर्ट आई थी, ठीक है, उसमें नागरी लिपि सुधार संबंधी जो भी सुझाव दिए गए थे उस पर विचार करने के लिए लखनऊ में लिपि सुधार परिषद का गठन किया गया था। किनके द्वारा, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है। कब? 1953 में, 28-29 नवंबर 1953 में, जिसमें उन्होंने विभिन्न राज्यों के मंत्रियों और विद्वानों को परिषद में आमंत्रित किया था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। लिपि सुधार परिषद की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। आगे डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने कतिपय परिवर्तनों के साथ देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार कर लेने का सुझाव दिया था। तो ये भी सवाल अक्सर एग्जाम में देखे गए हैं कि वे कौन से विद्वान थे जो देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार करने का सुझाव दिया था, तो वो सुनीति कुमार चटर्जी थे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो में हम राजभाषा हिंदी के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।